आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम की हिस्ट्री। छठे सेमेस्टर के लिए हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। अगर आप डीयू के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एसओएल से ग्रेजुएशन कर रहे हो, रेगुलर से या फिर एनसी वेब से, इसके अलावा अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं या फिर देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अगर आपके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री है तो आपको ये टॉपिक आपको इस सिलेबस में आपको जरूर मिलेंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। इवन आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है कंपटीशन के लेवल पे, तो भी आपको ये वीडियो जो है काम आएगी। ठीक है। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। आपको सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 20वीं शताब्दी में जो कुछ मुद्दे ऐसे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, वो आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। ठीक है। इस वीडियो में बताए जाएंगे, तो ये आपका सब्जेक्ट का नाम हो जाएगा। सिलेबस की बात कर लें तो आप एक बार सिलेबस देख लो। आपकी टोटल 4 यूनिट है। पहली यूनिट जो है इसमें हम कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, कोरिया वियतनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरी यूनिट जो है इसमें डीकोलोनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसमें हम फिर घाना और अल्जीरिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आपकी जो यूनिट 3 है इसमें हम मूवमेंट जो हुए थे, पॉपुलर मूवमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो चिपको मूवमेंट हो या फिर अमेजोन स्ट्रगल फॉर द अमेजोन के लिए हो या फिर भोपाल की जो गैस त्रासदी थी उससे रिलेटेड जो है उसको पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं 2-3 टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक को हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद है यूनिट 4। ठीक है। इसमें 2 टॉपिक है, इनको हम यहाँ पे करेंगे। तो आप एक बार सिलेबस को ध्यान से देख लो, और अगर आपको इसे हिंदी में समझना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, गूगल पे जाके ट्रांसलेट कर सकते हो, आपको वहाँ पे हिंदी में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस। मैं सीधा चलता हूँ टॉपिक पे, और यहाँ पे मैं आपको जो टॉपिक कराने वाला हूँ, 3 टॉपिक मेन होंगे इस वीडियो के। पार्ट 1 है। ठीक है। यूनिट आपकी पहली यूनिट जो है उसका पार्ट 1 है। 2-3 पार्ट और आएंगे जिसमें आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विश्व के 2 हिस्सों में बट जाना, यानी विश्व का 2 हिस्सों में जो बंटवारा हुआ था वो कब और कैसे हुआ था उसको समझेंगे। शीत युद्ध का क्या मतलब है इसको समझेंगे, और शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या है इसको समझेंगे। देखिए पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण बताइए, तो तीनों टॉपिक को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है, जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। क्लास 12th में आपने ये टॉपिक पढ़ा था शीत युद्ध, इसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे क्योंकि यहाँ पे विस्तार से समझना है। तो देखिए विश्व का 2 हिस्सों में बंटवारा कब और कैसे हुआ था ये समझना है। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इसके बाद दुनिया जो थी 2 भागों में बट गई थी। ठीक है। एक तरफ था पश्चिमी ब्लॉक और दूसरी तरफ पूर्वी ब्लॉक। पश्चिमी ब्लॉक को हम पश्चिमी खेमा या पश्चिमी गठबंधन भी कह सकते हैं, पूर्वी ब्लॉक को हम पूर्वी खेमा या पूर्वी गठबंधन भी कह सकते हैं। ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग लैंग्वेज में लिखा होता है, कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। समझ गए। इसके बाद देखते हैं पश्चिमी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इसमें मेन जो कंट्री था वो यूएसए था। ठीक है। और ये जो देश थे, ये ज्यादातर सभी देश आप देखोगे तो ये पूंजीवादी समर्थक देश थे, पूंजीवाद का समर्थन करने वाले। अगर हम पूर्वी ब्लॉक की बात करें, पूर्वी गठबंधन की बात करें, तो इसमें जो मेन कंट्री था वो था, मेन जो था वो यूएसएसआर था, और साम्यवादी देशों का ये समूह था। ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब कैसे बंटवारा हुआ इसको समझते हैं। देखिए ये आपको मैप दिख रहा है, वर्ल्ड मैप। इसमें ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है ये यूएसएसआर वाला है। ठीक है। ये येलो वाला जो आपको दिख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ये यूएसए वाला हो जाएगा, यानी अमेरिका का खेमा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये बंटवारा आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये आपको जर्मनी में दिख रहा है, यानी यूरोप महाद्वीप में आप जाओगे तो यूरोप में एक देश है जर्मनी। जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट लिया गया था, और किस जगह से बांटा गया था, बर्लिन, इसकी राजधानी थी बर्लिन। वहां पे एक दीवार खड़ी कर दी गई थी और उसे बर्लिन की दीवार कहा जाता है, और यहाँ से बंटवारा हो गया था। अगर हम पूर्व की तरफ देखेंगे तो हमको दिखेगा यूएसएसआर, और पश्चिम की तरफ देखेंगे तो हमें दिखेगा यूएसए वाला गठबंधन। ठीक है। तो इस तरीके से दुनिया का बंटवारा कर दिया गया था, और ज्यादातर आप देखोगे देश जो थे इन गठबंधनों में शामिल आपको दिख जाएंगे। तो अब समझते हैं, थोड़ा विस्तार से इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए ये क्या हुआ कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी वर्ल्ड वॉर जो था 2, वो खत्म होता है। ये कब हुआ था, 1939 से लेके 1945 तक, 45 तक। ठीक है। 1939 से 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाता है, इसके बाद 2 महाशक्तियां सामने आती है। एक होता है यूएसए यानी अमेरिका, दूसरी तरफ होता है यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत संघ। अब इनके बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है, वर्चस्व की एक लड़ाई शुरू हो जाती है, विचारधारात्मक लड़ाई थी। दोनों में ताकतवर बनना था दोनों को। ठीक है। विश्व में अपना वर्चस्व दिखाना था, तो ये इनके बीच में कंपटीशन की भावना थी। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। यूएसए वाले हिस्से में आपको अभी बताया था
जो पूंजीवादी देश थे, जो कैपिटलिज्म वाले देश थे, वो यूएसए वाले खेमे में है, और जो कम्युनिज्म वाले देश हैं, साम्यवादी देश हैं, वो यूएसएसआर वाले खेमे हैं। ये अभी हमने जस्ट पढ़ लिया। अब देखते हैं ये जो बंटवारा था ये कहाँ से हुआ था, यूरोप महाद्वीप से हुआ था। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी नामक जो देश था वहाँ पे हुआ था, और यहाँ पे एक बर्लिन इसकी राजधानी हुआ करती थी, यहाँ से यानी बर्लिन की एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। इसके एक तरफ आपको यूएसए वाला खेमा दिखेगा, दूसरी तरफ आपको यूएसएसआर वाला खेमा दिखेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, 1961 में, ये आपको याद रखना है। और ये दीवार जो थी ये पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक के विभाजन का प्रतीक थी, यानी दोनों ही ब्लॉक को बांटती थी आपस में। ये एक तरह से बॉर्डर लाइन आप इसको कह सकते हो, इस दीवार को। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, यहां तक बिल्कुल आसान है। असली टॉपिक आपके अब शुरू होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोल्ड वॉर क्या है, यानी शीत युद्ध क्या है। तो देखिए, पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक जो थे, इनके देशों के बीच में आप देखते हो इन देशों के बीच में तनाव था, डर था। डर किस बात का था, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता था कहीं जो सोवियत संघ है वो उस पर हमला ना कर दे, सोवियत संघ को ऐसा लगता था कहीं अमेरिका उस पर हमला ना कर दे। कहीं ना कहीं इनके बीच में डर था, ठीक है। तनाव, डर, संघर्ष की जो स्थिति थी, इसी को शीत युद्ध का नाम दिया गया। अब शीत युद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो, एक तरफ यूएसए है, दूसरी तरफ यूएसएसआर है, इनके बीच में कोई रियल में युद्ध नहीं हुआ, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, युद्ध कुछ भी नहीं हुआ, केवल युद्ध की संभावना बनी रही, संभावना थी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। समझ गए, कोल्ड वॉर कहते हैं। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, जो सेकंड जो वर्ल्ड वॉर था, इसके बाद लगभग 45 वर्षों तक, हम बात करें 1945 से लेके 1990-91 के आसपास की बात करें, तो लगभग 45 वर्ष तक अगर आप देखोगे तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विनाशकारी युद्ध की संभावना बनी रही, क्योंकि दोनों सुपर पावर थी, बहुत ही ताकतवर थी, इनके पास खतरनाक हथियार थे। इसलिए हम इसको विनाशकारी युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि ये हो जाता तो एक तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था ये। लेकिन क्या हुआ, वास्तव में इनके बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ, केवल संभावना ही बनी रही, ठीक है। केवल युद्ध की संभावना थी। इस संभावना के कारण दोनों महाशक्तियों द्वारा अधिक से अधिक हथियार इकट्ठे किए गए, और अब ज्यादा से ज्यादा देशों को अपनी तरफ शामिल किया गया। इनकी तरफ से यूएसएसआर भी खूब सारे देशों को शामिल कर रहा था, यूएसए भी कर रहा था। तो ये जो कंपटीशन था, ये जो होड़ थी, ये इनके बीच में बनी रही। इसी को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इतना हमने पढ़ा है क्लास 12th में। अब शीत युद्ध जो था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके कारण क्या थे, ये हमने नहीं पढ़ा था क्लास 12th में। अब हमें पढ़ना है ग्रेजुएशन में। तो एक और टॉपिक है छोटा सा, इसे भी समझते हुए चलते हैं। देखते, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधारात्मक मतभेद थे, यानी दोनों की जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, वो बिल्कुल अलग थी। अमेरिका जो था वो पूंजीवादी व्यवस्था, यानी जो कैपिटलिज्म है, इसको सपोर्ट करता था, ठीक है, और इसको दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रणाली मानता था, सबसे बेहतर व्यवस्था मानता था। तो यहीं पे अगर हम सोवियत यूनियन की बात करते हैं, सोवियत संघ की बात करते हैं, तो वो साम्यवादी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था से ज्यादा अच्छा मानता था। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं आप देखोगे विचारधारा की लड़ाई है। तो ये भी था। अब देखते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45, ये हुआ था अलाइड फोर्सेस और एक्सिस पावर के बीच में, यानी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, ध्यान से देखिए। देखिए, मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल है, यूएसए है, सोवियत यूनियन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। और एक्सिस पावर की बात करते हैं धुरी राष्ट्र की, तो जर्मनी, जापान, इटली है। तो यहाँ पे आप एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो यूएसए और यूएसएसआर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में एक साथ थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच बाद में इनके बीच में तनाव उत्पन्न हो गया और ये एक दूसरे के खिलाफ हो गए। जो कभी एक साथ हुआ करते थे वो कैसे एक दूसरे के खिलाफ हो गए और कैसे इनके बीच में युद्ध की संभावना बनी रही। तो यही है इसके उत्पत्ति के कारण। पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि बताइए शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई या उसके प्रमुख कारण क्या थे, शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या थे, शीत युद्ध क्यों हुआ। कई सारे मतलब अलग अलग लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको यही समझना है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साथ थे दोनों देश, तो आखिर कैसे मतलब ये एक दूसरे के खिलाफ हो गए। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब शुरू करता हूं क्वेश्चन का आंसर। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है, पेपर में कैसे लिखना है ये आपको बताऊंगा। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसके समय में शीत युद्ध होने की जो स्थिति थी वो बनती नजर आ रही थी। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में ही शीत युद्ध की संभावना नजर आने लगी थी। दोनों जो सुपर पावर थी, महाशक्तियां थी, जैसे अमेरिका और यूएसएसआर, इन दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो दोनों सुपर पावर थी, इन ये एक
दूसरे विश्व युद्ध में एक साथ थे, अभी हमने देखा एक ही ग्रुप में थे, लेकिन इनके बीच में कुछ मतभेद दिखाई देने लगे थे। वो मतभेद आगे जाके बढ़ गए और बाद में फिर वो शीत युद्ध के रूप में नजर आए। ठीक है, बाद में यही मतभेद जो थे वो शीत युद्ध के रूप में नजर आए थे हमें, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हेडिंग। अब देखो आपको पेपर में ऐसे हेडिंग बनानी है, उसके बाद अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बहुत सारी हेडिंग मैं आपको कराने वाला हूँ, कम से कम इसके 20 पॉइंट बनते हैं, पर मैं आपको मेन पॉइंट कराऊंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं कराऊंगा, तो आपको यहाँ पे समझना है। और ये आपके पेपर में सीधा सीधा इस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारण बताइए। तो देखते हैं, सबसे पहली बात है विचारधाराओं की लड़ाई। अभी हमने पढ़ा था कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधारा जो आइडियोलॉजी थी उसमें काफी मतलब संघर्ष देखने को मिलता है। अमेरिका जो था वो पूंजीवादी व्यवस्था को समर्थन करता था, लेकिन सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी व्यवस्था को बेहतर मानता था। तो इन दोनों के बीच में क्या थी, विचारधाराओं की लड़ाई थी, जो कि शीत युद्ध का एक कारण बनी। तो एक कारण क्या हो जाएगा विचारधाराओं की लड़ाई। आसान भाषा में समझा रहा हूं, समझते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद है एक ऐतिहासिक कारण भी था। ऐतिहासिक कारण क्या था कि देखिए जो शीत युद्ध की उत्पत्ति है ना, इसका कारण एक ये भी है कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, जिसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं, तो 1917 की जो रूसी क्रांति थी इसको भी इसका एक कारण माना जाता है। अब आपको हो गया कि रूसी क्रांति को कैसे कारण मानेंगे, तो समझिए ध्यान से, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। क्या पढ़ा था हमने, क्योंकि इस क्रांति के बाद रूस में साम्यवाद का उदय हुआ था। इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंका था, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करा था और साम्यवाद का समर्थन किया था। ये आपको याद आ गया होगा। तो साम्यवाद का उदय हुआ था और पश्चिमी देश इसके बढ़ते, ठीक है, ये जो साम्यवाद है इसके बढ़ते प्रभाव को देखकर खुश नहीं थे, क्योंकि पश्चिमी देश जो थे वो पूंजीवाद को बेहतर मान रहे हैं। और जब वो देख रहे हैं कि भाई रूस में साम्यवाद है और रूस के बाद वो दूसरी अन्य देशों में भी साम्यवाद को मतलब बढ़ाना चाह रहा है, तो जो पश्चिमी देश थे वो इस बात को लेकर खुश नहीं थे। तो उनको डर लगता था कि साम्यवाद का प्रसार होगा तो कहीं ना कहीं उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो ये एक कारण बन जाता है, इसको हम ऐतिहासिक कारण हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे समझिए, देखिए पश्चिमी देशों ने साम्यवाद को विश्व में फैलने से रोकने के लिए, इसको समाप्त करने का विचार बना लिया। वो चाहते थे कि इसको खत्म करें, इसीलिए उन्होंने क्या करा, हिटलर को रूस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वो रसिया को हमले से हरा दे और ये व्यवस्था जो है, साम्यवादी व्यवस्था जो है, इसको आगे रोका जा सके। वो ऐसा चाहते थे, क्योंकि पश्चिमी राष्ट्र जो थे वो साम्यवाद को रोकना चाहते थे हर हालत में। ठीक है, तो ये एक ऐतिहासिक कारण हो जाएगा, ये आपको अपने पेपर में जरूर लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेन में देखो मैं सिंपल लैंग्वेज, मैंने आसान शब्दों में आपको समझाया है, आप लैंग्वेज को अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, आप को जैसे शब्द डालने हो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको ये समझ के करना है। ठीक है, याद नहीं करना, समझ लो इस घटना को पूरे तरीके से। आगे देखते हैं, सोवियत संघ का तेजी से शक्तिशाली होना। आपको पता है कि यूएसए जो है वो ताकतवर है, सभी जानते हैं, लेकिन जो यूएसएसआर था वो काफी तेजी से ताकतवर हो गया था। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था को अगर टक्कर देता था तो कहीं ना कहीं ये इसकी साम्यवादी व्यवस्था थी। तो इसलिए जो यूएसए जो था वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं यूएसए और यूएसएसआर के बीच में अनबन थी, मनमुटाव हो गया था। तो ये भी एक कारण बन जाता है शीत युद्ध का। तो समझते हैं इसको, देखिए कैसे। सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। इसमें सबसे शक्तिशाली जो था वो रूस था। ठीक है, रूस के अलावा जो 14 अन्य गणराज्य थे वो इतने ताकतवर नहीं थे जितना रूस था, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। सोवियत संघ जो था वो आर्थिक, सामाजिक और सैन्य स्तर पर अमेरिका को बराबर की टक्कर देने लगा था। यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्तर पे भी मजबूत था, सामाजिक स्तर पे और सैन्य स्तर पे भी जो सोवियत यूनियन था वो मजबूत हो रहा था, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को टक्कर दे रहा था। तो ये भी एक शीत युद्ध का कारण बना था। ठीक है, अगले पॉइंट को समझते हैं, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन ना करना। ये भी एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा। देखिए क्या था कि याल्टा समझौता जो है, ये सम्मेलन जो हुआ था सन 1945 में, इसमें रूजवेल्ट और चर्चिल और स्टॉलिन ये शामिल हुए थे। अब ये शामिल हुए तो यहाँ पे किस बात पे सहमति बनी, सहमति ये बनी कि पोलैंड में जो है वो प्रतिनिधि शासन जो है उसको मान्यता दी जाएगी, उसको बरकरार रखा जाएगा। लेकिन समझौता यहाँ पे कर लिया है रूस ने, याद रखो रूस ने समझौता कर लिया है, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद जो स्टॉलिन थे, जो रूस के थे, इन्होंने वादे से मुकरते हुए वहां पर अपनी जो लुबिनन सरकार थी उसको सहायता देना शुरू कर दिया। और
एक सहायता देना शुरू कर दिया जो कि इस समझौते के खिलाफ था। एक तो ये पॉइंट है। इसके बाद एक और पॉइंट है जो दमदार है, इसे समझिए। क्या हुआ कि उसने अमेरिका और ब्रिटेन के जो पर्यवेक्षक थे उनको भी अनुमति नहीं दी वहां पे आने से, कि वहां पे उनको आने ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पोलैंड की जो जनवादी नेता थे, जो मतलब राष्ट्रवादी नेता थे, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और समझौते के खिलाफ जाकर हंगरी से, रोमानिया से, चेकोस्लोवाकिया से इनसे समझौते कर लिए और इन पे अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। अब आप समझ सकते हो कि मतलब किस तरीके से याल्टा समझौते का उल्लंघन कर रहा है सोवियत संघ, जिससे कि क्या होगा, अमेरिका जैसे देश जो हैं, पश्चिमी देश जो हैं, वो नाराज हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे हुआ। तो ये भी एक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव का कारण बना, जिसको हम शीत युद्ध का एक कारण के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने 12वीं में नहीं पढ़े, यहाँ ग्रेजुएशन में पढ़ने आपको। तो आसान भाषा में समझा रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलिए। यहाँ पे समझौते की जगह आप सम्मेलन कर सकते हो। ठीक है, ये सम्मेलन था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, तुर्की में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। अब देखो भाई, आपने मैप में देखा होगा तो रसिया जहां पे है, पहले क्या है, तुर्की जो होता था ऑटोमन साम्राज्य के तहत था। तो यहां से रसिया का ट्रेड के लिए जो रास्ता था वो भी ऑटोमन साम्राज्य से होके गुजरता था। तो ऐसे में जो ऑटोमन साम्राज्य था, ये तुर्की वगैरह जो थी, ये चाहते थे इस ट्रेड वाले रास्ते पे अपना कंट्रोल। ऐसे ही रसिया भी चाहता था कि इस रास्ते पे इसका कंट्रोल ना हो। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में विवाद जो है वो पहले से ही है। अब यहां पे क्या होता है, अब आपको समझना है। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने तुर्की में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। उसने क्या किया, तुर्की पर एक सैनिक अड्डा बनाने के लिए दबाव डाला कि भाई हमें तुम्हारे यहाँ पे एक सैनिक अड्डा बनाना है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी जो देश थे वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो पाए, क्योंकि वो इस बात के खिलाफ थे। इसलिए क्या किया, अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत के अनुसार तुर्की को हर संभव सहायता देने का प्रयास किया, ताकि तुर्की जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की बातें माने। ठीक है, अमेरिका और पश्चिमी देशों की बात माने, उनकी सहायता करे, लेकिन रूस से दूर रहे। तो ये चाहते थे। ठीक है, और ट्रूमैन सिद्धांत क्या था ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ट्रूमैन सिद्धांत के तहत क्या बात रखी गई थी कि जो साम्यवाद का प्रसार है, साम्यवाद जो तेजी से बढ़ रहा है, इसको रोकना है। ठीक है, ट्रूमैन सिद्धांत के तहत साम्यवाद को रोकना था। तो ये साम्यवादी प्रभाव को कम किया जा सके, इसलिए यूएसए क्या चाह रहा था कि तुर्की को सहायता दे दो, लेकिन तुर्की को यूएसए के साथ, सॉरी, यूएसएसआर के साथ जुड़ने नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है सेकंड मोर्चे से संबंधित विवाद, यानी द्वितीय मोर्चे से संबंधित विवाद। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे समझ लो। क्या होता है कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर जो था, उसके नेतृत्व में जर्मन सेना जो था वो सोवियत संघ की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि हिटलर को काफी मतलब प्रेरित किया गया था कि वो सोवियत संघ पे, रूस पे हमला करे। तो सोवियत संघ ने क्या किया, पश्चिमी राष्ट्रों से सहायता की मांग की, क्योंकि देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये यूएसए और यूएसएसआर एक साथ थे ना, अभी हमने पढ़ा था शुरू में कि एक साथ थे। तो ऐसे में क्या हुआ, यूएसएसआर ने जो पश्चिमी देश हैं इनसे क्या कहा कि हमारी सहायता करो। ठीक है, सहायता की मांग की, और सोवियत संघ ने कहा कि पश्चिमी शक्तियों को जर्मनी का वेग कम करने के लिए, जो जर्मनी जो तेजी से बढ़ रहा है, हिटलर जो तेजी से बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए सोवियत संघ में एक दूसरा मोर्चा खोलना चाहिए, यानी सबको मिलकर यहाँ पे एक मोर्चा खोलना चाहिए। ऐसा किसने कहा, सोवियत संघ ने कहा। क्यों कहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिटलर की सेना वहां पे नुकसान पहुंचाए, इसलिए उसने कहा। अब देखो यहाँ पे इनके बीच में पहले से विवाद था, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद है। तो ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पे समझना है आपको। ठीक है, ये चाहते थे कि रूसी सेना पे जर्मनी का दबाव कम हो, लेकिन पश्चिमी शक्तियों ने जानबूझकर दूसरा मोर्चा खोलने में देर कर दी, क्योंकि ये चाहते थे कि भाई रूस को नुकसान पहुंचे। समझ रहे हो, बेशक से ये साथ में, इनके बीच में मनमुटाव है, और ये चाहते थे कि रूस को नुकसान पहुंचे, इसीलिए इन्होंने उसको बनाने में काफी समय लगा दिया। जर्मन सेनाओं को रूस में तबाही मचाने का मौका मिल गया, और सोवियत संघ के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि जो पश्चिमी शक्ति हैं ये कहीं ना कहीं सोवियत संघ का साथ नहीं दे रही। तो इसीलिए जो सोवियत संघ के मन में पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ नफरत की भावना पैदा हो गई थी। ठीक है, जो कि आगे चल के शीत युद्ध के रूप में सामने आई। तो ये स्टोरी आपको बिल्कुल याद रखना है कि रूस और सोवियत संघ ये क्या चाह रहे थे कि पश्चिमी देश वहां पे दूसरा मोर्चा बनाए, जिससे कि वो हिटलर की सेना से बच सके, लेकिन इन्होंने जानबूझकर देरी कर दी, और इससे क्या हुआ, इनको नुकसान हुआ। तो यहाँ पे भी एक विवाद का कारण हो जाता है। तो ये सारे कारण थे जिस वजह से शीत युद्ध हुआ। ठीक है, कई सारे कारण थे, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ईरान में सोवियत सेना का ना हटाया जाना। देखिए यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों ने
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 6 महीने के अंदर ईरान से अपनी सेना वापस बुलाने का समझौता किया। क्या होता है भाई कि जो सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियां हैं, इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, उसके 6 महीने के अंदर एक समझौता किया कि ईरान से हम अपनी सेना को वापस बुला लेंगे। ठीक है, और ऐसा कर भी लिया। युद्ध की समाप्ति के बाद पश्चिमी राष्ट्रों ने ईरान से अपनी सेना को हटा भी लिया। लेकिन यहाँ पे एक पेंच फंस जाता है सोवियत संघ का, कि जो सोवियत संघ था, जो यूएसएसआर था, उसने ऐसा नहीं किया। समझौता जो था कि हम सेना हटा लेंगे, लेकिन सबने हटाया, पर यूएसएसआर ने अपनी सेना को नहीं हटाया और ईरान पर दबाव बना दिया। ठीक है, दबाव बनाकर उससे तेल समझौता कर लिया। इससे जो पश्चिमी देश थे उनके मन में द्वेष भावना पैदा हो गई। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर इनके मन में, मतलब इनके जो इनके मन में कहीं ना कहीं द्वेष भावना आ रही है, गुस्सा हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब एक नफरत हो रही है इनके प्रति। तो यही बाद में शीत युद्ध का कारण बनी थी। फिर बाद में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दबाव बनवाया गया और ईरान से सेना हटवाई गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी विवाद हो गया था और ये छोटे छोटे विवाद ही बाद में जाके शीत युद्ध बने। इसके बाद है सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो शक्ति का प्रयोग करना। अब आपको पता है कि सोवियत संघ के पास जो यूएनएससीआई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा परिषद, उसकी स्थायी सदस्यता थी सोवियत संघ को, और इसके पास वीटो पावर थी। बाद में यही जो वीटो पावर है, जब सोवियत संघ खत्म हो गया था तो ये किसको ट्रांसफर हो गई थी, रूस को हो गई थी, ये याद रखना। ठीक है, तो इसको वीटो पावर मिली हुई थी। अब क्या था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, पश्चिमी देशों के बीच में मनमुटाव हो चुका है, ये हमने पढ़ लिया है, तनाव की स्थिति हो चुकी है। तो ऐसे में क्या होता था कि जब कोई फैसला लिया जाता था तो सोवियत संघ क्या करता था, अपनी वीटो का इस्तेमाल कर देता था पश्चिमी देशों के खिलाफ जानबूझकर। तो इससे क्या हुआ, वो फैसला रुक जाता था। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इनके बीच में विवाद हो जाता है। तो ये भी सोवियत संघ और यूएसए के बीच में कहीं ना कहीं एक विवाद का कारण बनता है और बाद में ही शीत युद्ध का भी कारण बनता है। वर्चस्व की लड़ाई, ये हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि यूएसए चाहता था कि दुनिया में सबसे ताकतवर वही रहे और दुनिया उसके वर्चस्व में रहे, और यूएसएसआर चाहता था कि दुनिया भर में साम्यवाद फैले और दुनिया जो है वो यूएसएसआर के वर्चस्व में रहे। तो इनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर होड़ लग चुकी थी, कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा थी। तो ये भी एक कारण बन जाता है इनके बीच में शीत युद्ध का। ठीक है, तो देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में अपने वर्चस्व को बढ़ाने में लगे हुए थे। दोनों के बीच में कंपटीशन था और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो ये जो वर्चस्व की लड़ाई थी, इससे शीत युद्ध की विचारधारा, मतलब जो थी, जो शीत युद्ध की व्यवस्था थी, वो फैल रही थी। यहाँ पे क्या था, दोनों अधिक से अधिक हथियार इकट्ठा करने में लग रहे थे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ मित्रता और संधियां करने में लग रहे थे, क्योंकि यही तो थी वर्चस्व की लड़ाई की, हमें आगे बढ़ना है। तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद एक समझौता था, लैंड लीज समझौता, इस पे रोक लगा दी गई। ये भी एक विवाद का कारण बन गया। अब ये समझौता क्या था, समझिए। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक समझौता था जिसको लैंड लीज समझौता कहा जाता है। इसके तहत क्या था कि सोवियत संघ को अमेरिका द्वारा सहायता मिल रही थी। अमेरिका सोवियत संघ को सहायता कर रहा था क्योंकि इन दोनों के बीच में एक समझौता था। लेकिन अमेरिका ने बिना किसी सूचना दिए, कोई भी पहले सूचना नहीं दी, और सीधा ये जो सहायता थी जो देता था उसको वो बंद कर दी। अब जब अमेरिका ने सोवियत संघ की सहायता बंद कर दी तो इसमें क्या हुआ, सोवियत संघ इस बात को लेकर नाराज हो गया और दोनों महाशक्तियों के बीच में आपसी जो विश्वास था, विश्वास की भावना जो थी, उसमें कमी आई और यहां से भी शीत युद्ध का एक माहौल बन चुका था। तो ये भी एक पॉइंट हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कम से कम 20 पॉइंट बनेंगे, पर मैं आपको 20 नहीं कराऊंगा, पर मेन जितने पॉइंट होते हैं वो सारे कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद है परमाणु बम का आविष्कार। तो अमेरिका द्वारा परमाणु बम हासिल कर लिया गया था। आपको पता है कि इसने अगस्त 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिराए थे। अब इसके पास ये तकनीक थी यूएसए के पास, लेकिन उसने यूएसएसआर को इस तकनीक के बारे में जानकारी नहीं दी। ठीक है, उससे छुपा कर रखा। तो इसके बारे में ब्रिटेन को जानकारी थी, जो भी अनुसंधान वगैरह होते थे तो अमेरिका की जो होते थे, ब्रिटेन को पूरी जानकारी थी, लेकिन सोवियत संघ को इसकी जानकारी नहीं थी। सोवियत संघ से ये राज जो था वो छुपा कर रखा गया था। इससे सोवियत संघ जब बाद में उसे पता लगता है कि अमेरिका के पास कुछ इस प्रकार के बम है, इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी है, तो ये सोवियत संघ जो था वो इससे कहीं ना कहीं नाराज हो रहा था। ठीक है, इसको विश्वासघात माना क्योंकि दोनों साथ में थे। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में दोनों साथ में थे, एक ही ग्रुप में थे, लेकिन बाद में जब इनके बीच में ये चीजें होने लगी तो कहीं ना कहीं नाराजगी हुई, एक दूसरे के प्रति इनका जो माहौल था वो बदलता गया। ठीक है, तो ये भी एक शीत युद्ध का क्या हो गया, कारण बन गया।
तो यहाँ पे जितने पॉइंट मैंने आपको बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को ध्यान से देखो, इसके जो नोट्स हैं आपको इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा एकलव्य स्नातक 1, इस नाम से 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप उसको ज्वाइन कर लो, जाके सर्च करो आप टेलीग्राम पे जाके, हमारा ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ लिंक डाल दिया जाएगा वेबसाइट का, वहाँ पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हो। और ये पहला वीडियो था, इसके बाद इसी शीतु से रिलेटेड और भी 2-3 वीडियो आएंगे, जिसमें फिर आपकी यूनिट 1 जो है वो पूरी कर दी जाएगी। ठीक है, यूनिट 1 आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी। तो कई पार्ट आएंगे इसके बाद फिर पार्ट 2 पार्ट 3 करके फिर अगली यूनिट, फिर उसके पार्ट आएंगे, इस तरीके से आपको पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट कर दें और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को, और हमारे चैनल एकलव्य स्नातक को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आपको सारी वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।